नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई कल एग्जाम में आप लोगों की रहा नहीं गया, लगा कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं या आऊं, इसलिए आज फिर दोबारा से हाजिर हूं आप सभी की खिदमत में। आज हमारी संभवतः ये लास्ट क्लास रहेगी उनके लिए जिनका कल एग्जाम है। परसों वाले के लिए तो हम यथावत क्लास लेकर आते रहेंगे, इसलिए ध्यान से इस क्लास को देखिएगा और अपनी जो तैयारी है उसको एक बार परखने का प्रयास करिएगा। प्रश्न कह रहा है भाई कौन सी शिक्षण विधि करके सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। तो उसमें पहला जवाब रहेगा मित्रों प्रयोगात्मक रहेगा, बिल्कुल ठीक है। व्याख्यान है, कहानी विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है। अब मेरे जितने भी मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, देखो भाई एक बात जरूर मेरी ध्यान रखना, जब भी आपसे शिक्षण विधि के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाए तो भाई देखो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और जब भी शिक्षण विधियों के प्रश्न आएंगे तो यहाँ पर दो नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक होगा भाई आपका बालक केंद्रित विधि, पहला रहेगा आपका बालक केंद्रित विधि, और दूसरा जो रहेगा मित्र वो रहेगा शिक्षक केंद्रित। आपके पास जवाब रहेगा। अब मानते हैं कि ये दोनों विधियां आपके पास मौजूद है, एक रहेगा बालक केंद्रित, एक रहेगा शिक्षक केंद्रित। तो देखो भाई जब बालक केंद्रित में पूछा जाएगा तो पहला जवाब आपको ध्यान रखना है प्रयोगशाला विधि, ये आपने पहला आंसर दिया है। दूसरा रखिएगा, देखो भाई प्रायोजना विधि इसी का उदाहरण है, तो ये प्रायोजना इसी में आएगा। मित्रों नेक्स्ट आप कहिएगा अनुसंधान, आप कह दीजिएगा अनुसंधान के अलावा आप कहिएगा समस्या समाधान कह दीजिएगा। समस्या समाधान के अलावा भी हमारे पास मौजूद है ऑप्शन, और आप यहीं पर कहिएगा खेल विधियां, और खेल विधि के अलावा भी आपको ध्यान देना है, और ये रहेगा आपका मस्तिष्क उद्वेलन विधि। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे जो विधियां हैं आपकी, ये आपके पास मौजूद रहेगी। शिक्षक केंद्रित में बात करोगे तो दोस्त यहाँ पर व्याख्यान विधि आपके पास मौजूद रहेगी। व्याख्यान के अलावा निगमन आपके पास मौजूद रहेगी। निगमन के अलावा याद रखना संश्लेषण आपके पास मौजूद रहेगी। ये सारे नाम आपको ध्यान रखने, क्योंकि अब एग्जाम है आपकी, अब गलतियां नहीं करोगे आप लोग। नेक्स्ट हमने जवाब दिया यहाँ पर पाठ्य पुस्तक विधि आपने कह दिया है, और इसके अलावा मित्रों बात करिएगा प्रदर्शन विधि कह दीजिएगा। मेरे लाडलो सबको एक बार ध्यान रखना है कि जो विधि शिक्षक केंद्रित होगी वो हमेशा ध्यान रखना वो करके सीखने पर आधारित नहीं होगी, और जो बालक केंद्रित होगी वो विधि करके सीखने पर आधारित होगी। इसका मतलब हुआ यहां जब आंसर देखोगे क्या कह रहा है, करके सीखने की बात कह रहा है, तो आंसर क्या रहेगा, ए आपका आंसर रहेगा। जल्दी से अगला जो प्रश्न है, कौन सी विधि समूह कार्य को प्रोत्साहित करती है। अब मित्रों क्या कह रहा है, ये परियोजना विधि है, निर्देश विधि है, स्मरण विधि है, व्यक्तिगत अध्ययन विधि है। तो भाई याद रखिएगा आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा है। तो याद रखना है आपको आंसर इसका ये परियोजना, जिसको आप प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। अब इसमें छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे पहला हो गया है इसका जनक हो गया है मित्र। दूसरा ध्यान रखना है इसके सोपान आपको ध्यान रखना है। सोपान के अलावा इसके प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। अब आपने कहा कि भाई जनक कौन है, तो देखो भाई केवल आपको ध्यान रखना है विलियम हेनरी किलपैट्रिक, ये इसके जनक का नाम है विलियम, और विलियम के साथ हेनरी और उनका पूरा नाम है किलपैट्रिक। तो भाई देखो कुल मिलाकर एक तो ये आपका इनका जनक हो जाएगा। दूसरा सोपान है भाई देखो 6 होते हैं मित्र, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकार जो है 4 होते हैं किलपैट्रिक के अनुसार। अब यहाँ पर और कुछ ज्यादा बात मैं नहीं समझता कि जरूरी है इनके बारे में, बस ये सोपान वाला जो मामला है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, आपको सोपान जो है 6 ये आपके सामने बता रहा हूँ, आपको याद है फिर भी मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ। तो ये प्रश्न आने के लायक है परीक्षा में। तो हमने पहला नाम लिया है वातावरण का निर्माण करना, शॉर्ट में लिखूंगा ताकि आपको दोबारा से रिवीजन करने में आसान रहे। पहला हो गया है वातावरण का निर्माण हो गया है मित्र। दूसरा रहेगा, और उसमें आपने कहा है प्रायोजना का चयन हो गया है, तो ये हो गया है सेकंड हो गया है प्रायोजना चयन, ये वाला नाम आ गया है। थर्ड पूछोगे आप कि भाई थर्ड में क्या रहेगा मित्र, तो थर्ड में रहेगा योजना निर्माण। थर्ड में आपका जो जवाब रहेगा ये हो गया भाई योजना निर्माण हो गया है। फोर्थ जब पूछोगे तो मित्र ये आपका रहेगा क्रियान्वयन हो जाएगा। पांचवा यदि पूछोगे तो ये मूल्यांकन हो जाएगा आपका। और उसके बाद में नंबर 6 यदि पूछोगे
तो भाई देखो 6 में आएगा लेखा जोखा आ जाएगा। देखो इसके अलावा आपको ज्यादा अब दिमाग पर लोड नहीं लेना है, यही इंपॉर्टेंट है, यही परीक्षा में आएगा। अब हमने चला नेक्स्ट वाले प्रश्न की तरफ। कहता है मित्र प्रदर्शन जो विधि है का प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा। तो अब ये कह रहा है छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान देना, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को पर निष्क्रिय रखना और केवल शिक्षक का प्रदर्शन करना। अब मित्रों एक बात बताइएगा, यदि छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान देना होता तब तो केवल व्याख्यान ही काफी था, फिर प्रदर्शन की जरूरत कहां थी, केवल व्याख्यान से बात बन जाती। तो ये तो जवाब नहीं बनेगा आपका। ये कह रहा है भाई छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। अच्छी बात ये है कि आपका आंसर भी क्या रहेगा भाई, व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। छात्रों को निष्क्रिय रखना ये नहीं है, केवल शिक्षक का प्रदर्शन जी नहीं, ये आपका आंसर रहेगा। अब मित्रों यहाँ पर जितने भी मेरे साथी क्लास में जुड़ेंगे, ज्यादा नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना कि जो प्रदर्शन विधि है, देखो भाई इसके बारे में हमेशा एक बात मैं कहता रहा हूं, आज भी कहूंगा। पहली बात तो यह है कि भाई देखो सुनो और समझो के सूत्र पर आधारित है ये। देखो सुनो और समझो के सूत्र पर आधारित है, ये पहला जवाब है। दूसरा जवाब है भाई शिक्षक केंद्रित है ये विधि, और शिक्षक केंद्रित होगी तभी तो आप इसको अमनोवैज्ञानिक कहोगे भाई, इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक हो गई है आपके लिए। अब दूसरा जो जवाब है आपका, ये भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड जो रहेगा, इसमें जो बालक है ये निष्क्रिय रहता है, बस ये खेल खत्म है इसके बारे में, बालक निष्क्रिय रहता है। इसके अलावा अपने को ध्यान रखना ही नहीं है। आगे लौटेंगे आपके अगले प्रश्न की तरफ। कह रहे कौन सी विधि जो है वो संचार कौशल को बढ़ावा देती है। कौन से कौशल को मित्र, तो आपसे कह रहा है संचार कौशल को। संचार कौशल का मतलब है संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान, इसको बढ़ाने की बात करेगी। तो देखो भाई व्याख्यान जो विधि है, याद रखना अमनोवैज्ञानिक विधि है ये, अमनोवैज्ञानिक विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है, ये आपको ध्यान रखना है। संवाद विधि है मेरे मित्र, कहानी विधि है, अवलोकन विधि है। संचार कौशल कहां पर आएगा मित्र, संवाद में आएगा। इसी को हम सुकराती विधि भी कई बार कह देते हैं। जी हाँ, सुकरात भी नहीं भी कहो तो केवल इतना भी कहकर छोड़ सकते हैं हम लोग इसको। तो ये आपका जवाब रहेगा, बी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, छोटे बच्चों के लिए ध्यान रखना, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है ये कहानी विधि, छोटे बालकों के लिए उपयोगी होती है। और कौन सी विधि मित्र, तो आपने आंसर दे दिया है कहानी विधि। अगला प्रश्न हमारा कहता है कौन सी विधि बाल केंद्रित शिक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण है, ये आपसे पूछा है। तो मित्रों से व्याख्यान विधि कह रहा है, परियोजना विधि कह रहा है, निर्देशन विधि कह रहा है, और मित्र कह रहा है अनुशासन विधि। तो यहाँ पर क्या पूछा है, ये बाल केंद्रित विधि के बारे में पूछा है। क्या जवाब रहेगा, परियोजना विधि रहेगा। चार कोटेशन है बहुत छोटी छोटी, ध्यान रखना है आप लोगों को। पहला नाम रहेगा सह पूर्ण कहा जाता है इसको, ध्यान रखना ये चार नाम आप आज याद रखे जाना। सह पूर्ण हो गया है। दूसरा हो गया मित्रों समस्यात्मक कार्य हो गया है, तो ये समस्यात्मक कार्य हो गया है। थर्ड यदि बात करोगे तो थर्ड में आपको केवल ध्यान रखना जीवन का भाग कहा आपने, जीवन का ये भाग कह दिया है, और जीवन के भाग के अलावा आपने लास्ट कहा है मित्र कार्य की इकाई कह दिया है। अब ये जो नाम है इतने सारे, इनमें सारे मित्र कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखना। जैसे कि सह पूर्ण कहा है आपने, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सह पूर्ण में हमारा आंसर रहेगा किलपैट्रिक ने कहा है ये। यदि पूछा आप लोगों से समस्यात्मक, तो मित्र स्टीवेंसन आपको ध्यान में रखना है। यदि पूछा है जीवन का भाग, मित्रों बेलार्ड आपको याद करना है नाम। और यदि कार्य की इकाई पूछोगे तो केवल ध्यान रखना यहाँ पार्कर नाम को थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये आपका आंसर हो गया है। जल्दी से आइएगा अगले प्रश्न की तरफ। कल एग्जाम है, बेहतरीन तरीके से करके आना है, लोड नहीं लेना किसी तरह का, शानदार होगा सब कुछ। पेपर को अच्छे से पढ़ना है, लापरवाही नहीं करनी है, टाइम पर सेंटर पर पहुंचना जरूरी है। कहते हैं कहानी जो विधि है का उपयोग अधिकतर किस विषय में होता है, गणित में होता है, भाषा में होता है, विज्ञान में होता है, भौतिकी में होता है। देखो मित्रों ये प्रयोग होगा भाषा में प्रयोग होता है, उसका कारण है क्योंकि छोटी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है।
छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए उपयोगी है। तो आपने कह दिया छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है, इसलिए तो ये आपका आंसर हो गया है, छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है, इसलिए हमने बी आपको आंसर दिया है। तो कुल मिलाकर बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, कहता है समस्या समाधान जो विधि है का उद्देश्य क्या रहेगा? छात्रों में आलोचनात्मक सोच का विकास करना, केवल याददाश्त बढ़ाना, मौखिक कौशल का विकास करना, शिक्षक का कार्य जी हाँ आसान करना। नहीं मित्रों, आपका जो आंसर रहेगा छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करना। और ध्यान रखना, ये जो समस्यात्मक विधि है, इस विधि के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। समस्या और समस्या के साथ में आ गया है समाधान हो गया है। अब जब भी आप समस्या समाधान विधि की बात करोगे तो पहला कहा है कि भाई सेंट थॉमस आपने कह दिया है, और सेंट थॉमस के साथ में कह देना सुकरात कह देना। सुकरात को विकास का श्रेय कह दिया है आपने। इन दोनों को इसके विकास का श्रेय है, विकास का श्रेय जो है वो इन्हीं को दिया गया है। दूसरा मित्रों ध्यान रहेगा, प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित है। प्रयोजनवादी जो विचारधारा है, उस प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित है। यह आपका दूसरा भी जवाब है। प्रयोजनवादी जो विचारधारा है मित्र, उस पर आधारित मानी जाती है। तो यह आपका दूसरा जवाब हो गया है, प्रयोजनवादी विचारधारा पर इसे आधारित माना जाता है। ये हमने आंसर दे दिया है। और लास्ट रहेगा मित्र कौन सा वाला, कि भाई ये मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। अच्छा प्रश्न है ये, मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है, महत्व प्रदान किया जाता है इस विधि में। तो ये सारी वो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट भी है और हमारे लिए परीक्षा में आने वाली भी है। हम लौटेंगे आपके अगले प्रश्न की तरफ। अनुभव आधारित शिक्षण जो है मुख्य सिद्धांत किसने दिया है मेरे मित्रों? अनुभव केंद्रित की बात करोगे, और अनुभव केंद्रित जो आपका विधि है, ये कौन से विद्वान की केंद्र रहेगा? एक्सपीरियंस जो लर्निंग है, इसके जनक कह दीजिएगा कौन से विद्वान को माना जाएगा? तो अब यहाँ पर भाई कई सारे जो ऑप्शन है आपके पास मौजूद है, उसमें दे रखा है जॉन डीवी आपने दे रखा है। जॉन डीवी के अलावा भी यदि मित्रों बात करोगे तो आपने क्लियरली मेंशन कर दिया है, और वो रहेगा आपका जीन पियाजे आपका आंसर रहेगा। जीन पियाजे के अलावा भी यदि बात करोगे, जी हाँ जीन पियाजे हो गया है। और दूसरा जो आंसर है आपका कह रहा साहब स्किनर हो गया है, और स्किनर के अलावा आपने आंसर दे दिया कि साहब जी हाँ वाइगोत्स्की रहेगा। मित्रों इसमें जरूर ध्यान रखिएगा, अनुभव की जो बात की है ये जॉन डीवी के द्वारा की गई है। जी हाँ जॉन डीवी। और जॉन डीवी मेरे मित्रों याद रखिएगा, शिक्षण की को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया इसने कहा है। शिक्षण को कौन सी प्रक्रिया कहा है? त्रिध्रुवीय। ध्यान रखना है, ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया इसने कहा है। अच्छा प्रश्न है ये, कई बार इस तरह का पूछा जाता है। पियाजे जो रहेगा हम सभी को मालूम है संज्ञानवादी है, ये संज्ञानवादी है। संज्ञान विकास की 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। स्किनर जो रहेंगे क्रिया प्रसूत वाले हैं। ऑपरेट जो कंडीशनिंग थ्योरी है वो इन्हीं के द्वारा दी गई है। क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है वो इन्हीं ने दिया है। और फिर बायोगॉट्स की रहेगा मित्रों सामाजिक सांस्कृतिक वाला है ये। तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक जो विकास वाला है वो यही है। तो कुल मिलाकर आपका ए जो है वो आंसर रहेगा। मित्रों अगला जो प्रश्न है वो कहता है ड्रामा कहा है आपने और रोल प्ले विधि कहा है का प्रयोग अधिकतर किस कौशल के लिए होता है? मित्रों रोल, ड्रामा, नाटक ये सब स्मरण शक्ति के लिए, सामाजिक कौशल के लिए, गणितीय कौशल के लिए, विज्ञान प्रयोग के लिए। तो मित्रों जब ड्रामा और रोल प्ले रहेगा, ड्रामा में देखो भाई अभिनय करना पड़ता है, रोल प्ले में भी आपको अभिनय करना पड़ेगा, और जब अभिनय करोगे, नाटक करोगे तो 100% आप में सामाजिक कौशल आएगा, अभिव्यक्ति कौशल आएगा, विचारोत्तेजक मतलब आपको विचारों को प्रकट करके दिखाना है। तो आपका जो आंसर है ये बी रहने वाला है। उम्मीद है भाई ये जवाब भी आपका क्लियर है। बस इतना ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से रिप्लाई करना है, क्योंकि एक एक जो प्रश्न है वो हमारे लिए किफायती
रहने वाला है। परियोजना विधि के जनक कौन है? जॉन डीवी है, किलपैट्रिक है, पियाजे है, भाई गॉट्स्की है। भाई जरूरत ही नहीं है सोचने की। क्या रहेगा? किलपैट्रिक रहेगा, अमेरिका रहेगा मेरे मित्रों, ध्यान रखना है। और अमेरिका के अलावा ध्यान रखना है 1918 में इसको शिक्षा में लेकर आए हो आप। शिक्षा में कब लेकर आए? तो 1918 में आप इसको लेकर आए हो, तो आपका आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है, कहता है परियोजना विधि का प्रमुख जो उद्देश्य है ये हमारा क्या रहेगा? परियोजना विधि का प्रमुख जो उद्देश्य है ये क्या रहेगा? परियोजना का केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना, करके सीखना, याददाश्त बढ़ाना? जी नहीं, करके सीखना रहेगा मेरे मित्रों। जितने भी हमारे मित्र यहाँ मौजूद है, क्लास देखते हैं रेगुलरली, उन सबको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि ये रहा आपका परियोजना विधि। और जब भी आप परियोजना विधि को लेकर बात करोगे तो भाई एक बात तो ध्यान रखना है, परियोजना विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। और मनोवैज्ञानिक विधि इसलिए है क्योंकि ये विधि थॉर्नडाइक के सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं उन पर ये आधारित मानी जाएगी। दूसरा जो जवाब है मेरे मित्रों, मनोवैज्ञानिक विधि है, थॉर्नडाइक के सिद्धांतों पर आधारित है। अगला जवाब दिया है आपने बालक केंद्रित विधि है मित्र। कुछ बातें ही मैं यहाँ पर मेंशन करने वाला हूं। दूसरा है ये सहसंबंध पर आधारित है मित्र, ध्यान रखिएगा, सहसंबंध का जो सिद्धांत है उसका या उस पर आधारित है। अगला रहेगा लोकतांत्रिक शिक्षण पर बल देती है, ये किस पर बल देती है? तो आंसर है आपका लोकतांत्रिक शिक्षण पर बल देती है। तो कुल मिलाकर आपने आंसर दिया है बी, आपका आंसर रहेगा। कहते हैं भाई परियोजना विधि के तहत कौन सा चरण नहीं आता है मित्र? ये तो आता है, अपनी बात की है, ये भी आपका आता है, ये नहीं आता है, और ये नहीं आता है। क्या कौन सा नहीं आएगा? देखो मित्र, ये केवल शिक्षक का जो व्याख्यान है ये नहीं आता है। एग्जीक्यूशन को मित्रों क्रियान्वयन ही तो बोलते हैं आप लोग, ये तो क्रियान्वयन है। और क्रियान्वयन मतलब निष्पादन, मतलब एग्जीक्यूट करना तो आता है। डी यहां पर नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है परियोजना विधि का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की शिक्षा में किया जाता है? परियोजना विधि पूछा है, परियोजना विधि का उपयोग तो मित्रों याद रखिएगा प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट कह रहा है मेरे मित्रों पारंपरिक ट्रेडिशनल, कहता है व्याख्यान आधारित, कहता है लेक्चर बेस्ड, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित। तो मित्रों इतना तो ध्यान रखिएगा, परियोजना विधि का मुख्य रूप से किस प्रकार की जो शिक्षा है आपकी उसमें किया जाएगा। तो कह रहा है साहब, ये कह रहा है प्रायोगिक रहेगा, पारंपरिक रहेगा, शिक्षा केंद्रित रहेगा, व्याख्यान आधारित रहेगा। कौन सी ऐसी शिक्षा प्रणाली है जहां पर हम कहते हैं कि भाई हमारी जो प्रायोजना विधि है उसका हम प्रयोग मुख्यतः करते हैं? कौन से हमारे ऐसे एरिया रहेंगे जिस पर हम इस विधि का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं? ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण आपका प्रश्न रहता है, क्योंकि प्रायोजना विधि है और उस जगह पर हमें ध्यान रखना होता है कि भाई कहां पर इसका जो प्रयोग है वो प्रयोग होना चाहिए। तो एक तो ध्यान है भाई, ट्रेडिशनल तो बिल्कुल नहीं होगा, लेक्चर बेस्ड तो नहीं होगा, केवल नहीं जी भाई, आपका जो आंसर है वो रहेगा प्रायोगिक शिक्षा। प्रायोगिक शिक्षा का मतलब होता है क्रियात्मक जो विषय होंगे आपके उन पर आधारित इसको माना जाता है। तो कहां पर रहेगा? क्रियात्मक जो विषय होंगे हमारे उन पर आधारित माना जाता है। नेक्स्ट आपका आंसर है कि परियोजना विधि में छात्रों की भूमिका कैसी रहती है? निष्क्रिय। गलत जवाब है, सक्रिय, दर्शक मात्र, केवल शिक्षक। जी नहीं, ये तो बालक केंद्रित विधि है। ये तो कैसी विधि है? ये तो बालक केंद्रित विधि है। और जो बालक केंद्रित विधि होती है मित्र, उसमें तो हमेशा आपने कहा है कि बी आपका आंसर रहेगा, तो आपने बी आंसर यहां पर मेंशन करना है। अगला जवाब है परियोजना विधि का उपयोग सबसे अधिक किस विषय में प्रभावी रहा है मित्र? कहता साहब देखो गणित में भी रहा है, विज्ञान में भी रहा है, सामाजिक विज्ञान में रहा है मित्रों। देखो इनमें तो इसका जो प्रयोग है वो आप सभी में कर सकते हो। देखो भाई विज्ञान में भी इसका प्रयोग होता है, गणित में भी इसका होता है, सामाजिक अध्ययन में भी होता है, तो आप सभी सब्जेक्टों में इसका प्रयोग कर सकते हो, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला है मित्र परियोजना विधि के प्रमुख तत्वों में कौन से शामिल नहीं है? उद्देश्य का निर्धारण करना, छात्रों का निरीक्षण करना, योजना बनाना, मूल्यांकन करना। मित्रों ये जो बी ऑप्शन है ये आपका आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लिए कहीं पर भी जगह
नहीं है। अगला है परियोजना विधि में मूल्यांकन किस प्रकार का होता है। तो मित्रों ये कह रहे हैं केवल शिक्षक के द्वारा, शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा, बाहरी परीक्षक के द्वारा, केवल बाहरी परीक्षक। देखो मित्रों ये जो प्रश्न है ये रेलिवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुविकल्पीय भाई टीचर के द्वारा भी होता है। पाठ्यक्रम के लिए हम किसी बाहरी एक्सटर्नल को भी बुला सकते हैं। कहते हैं अंतिम चरण कौन सा होगा मित्रों, योजना निर्माण करना, निष्पादन करना, मूल्यांकन करना। देखो इनके हिसाब से तो ये बनेगा मित्रों, ये कुछ प्रश्न है जो परियोजना विधि पर बेस्ड है। किस प्रकार की शिक्षण विधि मानी जाती है शिक्षक केंद्रित, तो आपका क्या जवाब रहेगा, बालक केंद्रित विधि है मित्रों ये। अब कह रहा है भाई प्रयोगात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, निष्क्रिय रखना और शिक्षक की व्याख्यान करना। ये थोड़ा सा प्रश्न जो रहेगा ये समझने वाला प्रश्न में, तो देखो जब भी आपसे पूछेगा प्रयोगशाला विधि के बारे में पूछेगा, मेरे जितने भी साथी है भाई वो एक बात को जरूर आपको ध्यान रखना है। कौन सा ध्यान रखना है कि जो प्रयोगशाला विधि है, पहला तो है ये आगमन का व्यावहारिक रूप है भाई। ये आगमन का कौन सा रूप कहा है इसको, तो देखो भाई आगमन का इस विधि को आपने व्यावहारिक रूप माना है, पहला जवाब है। दूसरा जवाब है आगमन का व्यावहारिक रूप भी यही है। दूसरा हमने आंसर दिया है मित्रों, इसको आगमन का व्यावहारिक रूप है। और दूसरा आंसर हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ा है कि साहब यही वो विधि है जिसको आपने कहा कि भाई शिक्षक शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं, टीचर भी हमारा एक्टिव है और टीचर के साथ साथ शिक्षार्थी भी इस विधि में क्रियाशील रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। और थर्ड जो जवाब रहेगा मेरे मित्रों ध्यान रखना है, ये वो विधि है जो बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करती है। सामाजिक गुणों का ये विधि विकास करती है। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है भाई प्रयोगात्मक विधि का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार की शिक्षा में किया जाता है। किसके बारे में पूछा है मित्रों, प्रयोगात्मक के बारे में पूछा है। और प्रयोगात्मक शिक्षा का प्रयोग कहां पर होगा भाई, देखो आगे नहीं चलना है अपने को, विज्ञान विषय में किया जाता है क्योंकि प्रयोग का मतलब ही विज्ञान है और विज्ञान का मतलब ही प्रयोग रहेगा। ये कह रहा है भाई प्रयोगात्मक विधि का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, व्याख्यान कहा है। नियंत्रित स्थिति कहा है, केवल पाठ्य पुस्तक जी नहीं। इसका सबसे बेस्ट जो जवाब है ये रहेगा नियंत्रित परिस्थितियों का होना। कहता है भाई प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किस प्रकार के अनुसंधान में किया जाता है, वर्णनात्मक में किया जाएगा। प्रयोगात्मक मित्रों ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहला जवाब है आपका कि हम प्रयोगात्मक में इसका प्रयोग करेंगे। प्रयोगात्मक विधि के तहत कौन सा चरण सबसे पहले आता है, तो मित्रों सबसे पहले कहता है आपका परिकल्पना निर्माण करना, डेटा संग्रह करना, निष्कर्ष निकालना, परिणामों का विश्लेषण करना। ये दोनों लेट आएंगे। परिकल्पना किसके आधार पर बनेगी मित्रों, ध्यान रखिएगा डेटा के आधार पर। और उससे भी पहले यदि बात करोगे, इनसे भी पहले यदि बात करोगे तो फिर आएगा आपका विषय का चयन। इनके हिसाब से करोगे तो सूचना संग्रह करना, और वैसे ओवरऑल बात करोगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, विषय का चयन करना। कहते प्रयोगात्मक विधि में नियंत्रण समूह का क्या कार्य रहता है, प्रयोग के सभी तत्वों को प्रभावित करता है, परिवर्तनशील कारकों का अध्ययन करता है, मानक के रूप में कार्य करना, निष्कर्षों को बदलना। अब मित्रों क्या रहेगा यहाँ पर, प्रयोग के समय के सभी तत्वों को प्रभावित करना, परिवर्तनशील कारकों का अध्ययन करना, ये इसका जवाब रहेगा मित्रों। तो बी आपका आंसर है। प्रयोगात्मक विधि में स्वतंत्र चर का अर्थ क्या होता है, वह कारक जो प्रभावित होता है, वह कारक जिससे प्रभावित किया जाता है, वह कारक जिसे बदला जा सकता है, और वह कारक जो निष्क्रिय रहता है। तो देखो मित्रों ये तो नहीं रहेगा, वह कारक जो प्रभावित होता है, ये जवाब दिया आपने। वह कारक जिसे नियंत्रित किया जाता है, और कहते हैं वह कारक जिसे बदला जा सकता है। तो यहाँ पर ए जवाब रहेगा आपका, वह कारक जो प्रभावित होता है। और वैसे भी आपको पता है कि जब हम बात करते हैं और वो जो रहेगा प्रभावित होता है। कुल मिलाकर कौन सा कथन प्रयोगात्मक विधि के संदर्भ में सही है, ये आपने कहा है मित्रों। और कुछ जो प्रश्न है हमारे वो रिपीटेड है, मतलब प्रयोगात्मक विधि के बारे में है तो ज्यादा प्रश्न नहीं लेने हैं उनके बारे में। संवाद विधि का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, शिक्षक का व्याख्यान सुनना, छात्रों में आलोचनात्मक सोच का विकास करना। मित्रों संवाद का मतलब ही यही होता है कि बच्चों में ज्यादा से ज्यादा हम संप्रेषण, ज्यादा से ज्यादा संवाद, इन गुणों का विकास कर सके। कई मेरे मित्र थे
जो बार बार कह रहे थे सर कुछ टॉपिकों के बारे में बात करता हूं अभी। कहते हैं संवाद विधि का मुख्य प्रयोग जो है किस प्रकार की शिक्षा में किया जाएगा। अब कह रहा है संवाद का व्यवहारिक शिक्षा में कहा है, संज्ञानात्मक शिक्षा में, सामाजिक शिक्षा में और सभी प्रकार की शिक्षा में। देखो मित्रों यहां पर हम देखते हैं तो इसका प्रयोग तो आप सभी प्रकार की शिक्षा में कर सकते हो क्योंकि जरूरी है ये। अगला प्रश्न, कौन सा संवाद कथन जो है संवाद विधि के संदर्भ में सही है? शिक्षक ही बोलता है, गलत जवाब है ये। इसमें सभी छात्र अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। यह केवल कक्षा के बाहर प्रयोग होती है, गलत है। यह केवल परीक्षा के समय उपयोग होती है, जी नहीं। इसमें सभी को अपने जो विचार हैं वो व्यक्त करने के अवसर मिलते हैं। कहानी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा मित्र? केवल छात्रों को व्याकरण सिखाना, गलत जवाब है। शिक्षा को रुचिकर और समझने में आसान बनाना, केवल किताबें पढ़ना शिक्षक एक तरफा व्याख्यान, जी नहीं। बी आपका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न मेरे मित्रों कह रहा है कि कहानी विधि का सबसे अधिक प्रयोग किस आयु वर्ग के छात्रों के लिए करना चाहिए? अब ये क्या कह रहा है मित्रों, प्री प्राइमरी और प्राइमरी। माध्यमिक में तो कहानी की कहां जरूरत पड़ती है, उच्च शिक्षा में बिल्कुल भी नहीं है। वयस्क के लिए नहीं मेरे मित्रों, कहानी छोटे बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ध्यान रखना। छोटी क्लास छोटे बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी होती है, इसलिए हमने इसका आंसर ए दिया है। अगला प्रश्न, कहानी विधि का सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है मेरे मित्र, ये लाभ क्या रहेगा? छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, केवल जानकारी देना, निष्क्रिय रखना, केवल, जी नहीं। कहानी का मतलब ही होता है कल्पना शक्ति का विकास करना, रुचि का विकास करना, रुचि विकास, ये रहेगा, रुचि विकास करना रहेगा मेरे मित्र, ये आपका उद्देश्य रहेगा। कई मेरे मित्र थे इसके बारे में बात कर रहे थे। भाई देखिएगा आरटीई 2009 को लेकर आप लोगों ने काफी कुछ मेरे से कहा है। भाई देखिए ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा आज आप लोगों से। सबसे पहले तो ये है कि देखो भाई, ये जो है 20 जुलाई, कुछ तारीखें हैं आपकी, बिल्कुल हम एक ड्राम कहते हैं ना एक फिगर के रूप में बात करेंगे। 20 जुलाई हो गया है, 4 अगस्त हो गया है, और मित्रों हो गया है ये 27 अगस्त, आप कह दीजिएगा ना, 26 अगस्त जो है आप कह सकते हो, 27 कहिएगा या 26 कह दीजिएगा, माफ करना। आप ये नहीं कहना चाहो तो आप 27 कह सकते हो, 26 आपने कहा है। तो ये देखो कुछ डेट आपके पास हो गई है। अब उसमें क्या कहा आप लोगों ने, ये तो हो गया भाई, देखो आपकी राज्यसभा हो गई है, ये हो गई है लोकसभा हो गई है। और यहां पर जब बात करोगे, और यहां पर आपको 27 जो है मित्रों किया है आपने, ये आपका आता है राष्ट्रपति वाला मामला आ जाता है। ये तो ये आपने ध्यान रखा है। अब उसमें हमें क्या ध्यान रखना है मित्र, अब यहां पर थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखो भाई यहां पर सबसे पहला जो काम रहेगा वो कहता है 1 दिसंबर, और 1 दिसंबर 2002 मेरे मित्रों आपको ध्यान रखना है। और क्या हुआ था इस दिन? इस दिन होता है देखो भाई 86वां संविधान संशोधन होता है। हम ज्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे, छोटी सी बातें करेंगे। 86वां संविधान संशोधन हुआ है। अब इसमें क्या हुआ है कि देखो भाई, एक तरफ तो जो अनुच्छेद है आपका, अब ये अनुच्छेद जो है कौन कौन से है, तो देखो भाई एक तो है आपका अनुच्छेद 21 में आपने कै जोड़ दिया, और 51 जो कै है आपका, इसमें आप के आपने जोड़ दिया। अब इसके माध्यम से तो बन गया मेरे मित्र, ये मौलिक शिक्षा का अधिकार बना दिया आपने। क्या बना दिया? बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार आपने बना दिया है। दूसरा जवाब है ये वाला, ये बना दिया शिक्षा का मौलिक कर्तव्य बना दिया है। अब मौलिक कर्तव्य तो बनाया आपने अभिभावकों के लिए, ये है अभिभावकों के लिए, ये आपका पहला आंसर है। और शिक्षा का अधिकार जब पूछोगे तो मेरे मित्रों शिक्षा के अधिकार में आपने डाल दिया है बालकों का, डाल दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर मेरे मित्रों यदि बात करोगे तो आपने कहा देखो भाई यहां पर आपने सबसे पहले कहा है, और जब आप कहोगे सर क्या रहेगा, तो इसमें 7 तो अध्याय है। अध्याय कितने हैं इसमें? 7
अध्याय है, ये आपको ध्यान रखना है। और कहते हैं धारा जो है मेरे मित्र वो कितनी है, तो धारा आपकी बनती है 38 आपकी बनती है। ये इसका छोटा सा ब्रीफ परिचय मैं आगे बात करूंगा। कहते हैं कहानी विधि का प्रयोग किस प्रकार के विषयों में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। कहानी विधि का प्रयोग सामाजिक विज्ञान, भाषा, नैतिक शिक्षा और उपरोक्त सभी, कहते हैं किस प्रकार के विषय, भाई इनमें तो सब में ही आप कहानी का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कह रहा है कहानी विधि में किस तत्व का समावेश नहीं होता है, पात्र का होता है, कथानक का होता है, संवाद का होता है। मित्र इसका कहानी विधि में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो मिलेगा आपको ये केवल और केवल मिलेगा प्रयोगशाला जो विधि रहेगी हमारी, केवल ये वाला नाम हमें उसी में देखने को मिलेगा। अगला है कहानी विधि का प्रयोग किन शिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। केवल तथ्यों को याद रखने के लिए, मूल्यों और नैतिक शिक्षा के लिए, छात्रों को निष्क्रिय रखने के लिए, बी आपका आंसर रहेगा। अगला कहता है कहानी विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। कहानी में स्पष्ट संदेश होना चाहिए, कहानी का कोई अंत नहीं होना चाहिए, कहानी केवल काल्पनिक होनी चाहिए, जी नहीं आपका जो ए है ये मित्रों आपका आंसर रहेगा। शिक्षा में उद्देश्य चयन का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाना, निष्क्रिय रखना, जी नहीं आपका जो उद्देश्य निर्धारण है वो केवल इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षण प्रक्रिया को हम उद्देश्यपूर्ण बना सके। उद्देश्य चयन करते समय किन कारकों को ध्यान करना चाहिए। छात्रों की उम्र और रुचि, पाठ्यक्रम की आवश्यकता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। मेरे मित्रों इतना ध्यान रखिएगा, सारे ही जो जवाब है ये आपके इंपोर्टेंट रहेंगे। कहता शिक्षण उद्देश्यों को स्मार्ट सिद्धांत के आधार होना चाहिए। स्मार्ट में जो एस है आपका, इस एस को हम किस रूप में बताते हैं ये आपको ध्यान रखना है। अब एस फोर तो देखो मित्रों कई सारे आपके नाम रहेंगे, हम एस में किस तरह से इनको देखते हैं, क्या एस का मतलब रहेगा और एस में आप लोगों ने क्या नाम जोड़ा है। तो आपने सबसे पहले इसमें एस का मतलब बताया है भाई, और ये रहेगा स्मार्ट रहेगा। क्या ये एस का मतलब स्मार्ट रहेगा। दूसरा आप बताइएगा कि क्या स्पेसिफिक रहेगा या शॉर्ट रहेगा या स्ट्रॉन्ग रहेगा। मित्रों एस का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक होता है, ये एस विशिष्ट होता है। योजना निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा। शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित और प्रभावी बनाना, केवल समय व्यर्थ करना, शिक्षण में अराजकता, छात्रों को निष्क्रिय रखना, ये आपका आंसर रहेगा। शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित और जो कहा है आपने प्रभावी बनाना, ये जो है मित्र आपका आंसर रहेगा। शिक्षा में योजना निर्माण के कितने चरण होते हैं मित्र। कहते हैं शिक्षा में योजना निर्माण के जो सोपान है मित्र ये कितने होने चाहिए। अब कह रहे हैं साहब 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो जब आप पूछोगे भाई कितना होना चाहिए, तो यदि इस हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो आपका जो आंसर रहेगा वो 4 बनता है मित्रों। इसके हिसाब से पहला देखो विषय वस्तु का चयन करना, उसके बाद में रहेगा योजना बनाना, योजना बनाने के बाद में आप कहोगे क्रियान्वयन करना, और क्रियान्वयन के बाद में कहोगे मूल्यांकन। पहला रहोगे योजना बनाना, यहां पर है क्रियान्वयन, और ये रहेगा आपका मूल्यांकन। तो आप तो कहोगे सर 3 ही है ये तो, अरे भाई पहला वाला तो बोला था ना जो आपने सुना नहीं है। ये रहेगा आपका विषय वस्तु का चयन करना। तो कुल मिलाकर 4 स्टेप आपके रहते हैं। कक्षा शिक्षण में दैनिक योजना को क्या कहते हैं मित्र। कहते हैं साहब इसको कहते हैं पाठ्य योजना, पाठ्यक्रम, टाइम टेबल, परीक्षा योजना, लेसन प्लान कहते हैं मेरे मित्र। और इसका जो जनक है, ये जनक कौन रहेगा, तो याद रखिएगा जेएफ हर्वर्ट को माना जाएगा। किसको माना जाएगा, जेएफ हर्वर्ट को माना जाएगा। और इसके अलावा भी आपने एक ही बात कही है, और क्या रहेगा आपने जेएफ हर्वर्ट, और जेएफ हर्वर्ट जो रहेगा ये आपने आंसर दिया है। तो जब आप पूछोगे जेएफ हर्वर्ट में, तो पहला जो नाम है ये ना नाम दे दिया है प्रस्तावना, बता दिया है। प्रस्तावना के बाद में कह दिया है प्रस्तुतिकरण रहेगा, ये आपने आंसर दिया है। प्रस्तुतिकरण के बाद में पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, थर्ड जो रहेगा वो हमने तुलना इसमें नाम जोड़ा है। और तुलना के बाद में मित्रों जो नाम रहेगा लास्ट वाला
वो नाम हमने इसमें जोड़ दिया है, जी हाँ, प्रयोग। और प्रयोग से भी पहले हमने जोड़ा है एक सामान्यीकरण जोड़ दिया है, ये हो गया है सामान्यीकरण। और सामान्यीकरण के बाद में मित्रों आपने अनुप्रयोग जोड़ दिया है, इंपोर्टेंट मामला है ये, ध्यान रखना। इसी को आपने कहा है पंचपदी कहा है, यही तो है भाई आपकी पंचपदी है। और इसी को आपने कहा है हर्बर्टियन प्रणाली कहा है। अगला जो प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है सफल योजना निर्माण का एक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो भाई देखो, लचीलापन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। इसके अलावा यदि बात करते हैं मौलिकता यानी कि नवीनता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका अगला जवाब है उद्देश्य पूर्ण होना भी जरूरी है। और उद्देश्य पूर्ण के अलावा उसका व्यवहारिक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये सारे काम होना जरूरी है। ये आपका आंसर रहेगा। शिक्षण प्रक्रिया में जो निष्पादन है मित्र का क्या अर्थ रहेगा। योजना को क्रियान्वयन करना, उपस्थिति लाना, योजना को पढ़ाना, जी नहीं। एग्जीक्यूट करने का मतलब ही होता है क्रियान्वयन करना। इसको आप चाहो तो दूसरा भी नाम दे सकते हो, वो रहेगा लागू करना। ये हमारा इसका जवाब है, लागू करना। अगला है मित्रों सफल निष्पादन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है आपका शिक्षण विधियों का उचित प्रयोग, छात्रों को संवाद में शामिल करना, विषय को रोचक बनाना। मेरे मित्रों ये सारे काम टीचर को करने चाहिए। अगला है आपका निष्पादन के दौरान शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, मार्गदर्शक, व्याख्यानकर्ता, जी नहीं, केवल और केवल निष्पादनकर्ता की होनी चाहिए। अगला है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या रहेगा, छात्रों की प्रगति का आकलन करना, डांटना, गलत जवाब, शिक्षण प्रक्रिया को बाधित करना, केवल जी नहीं। मूल्यांकन का उद्देश्य एक ही होता है, छात्रों की जो प्रगति है उसका आकलन करना और अधिगम रिक्तियों की पहचान करना। ये आपका है अधिगम, कहा है आपने अधिगम रिक्तियों की पहचान करना। देखो ये आपका आंसर है, अधिगम रिक्तियों की पहचान करना। ये आपका एक उद्देश्य है जो आपको पहचानना है, ए आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपका मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं मित्र। ध्यान रखना मूल्यांकन के 1, 2, 3 और 4 मित्रों 3 इसके प्रकार रहेंगे। 3 कौन कौन से रहेगा। पहला आपने कहा है योगात्मक कहा है, दूसरा आपने कहा है रचनात्मक रहेगा, और मित्रों रचनात्मक के बाद में ध्यान रखना ये रहेगा आपका निदानात्मक रहेगा। भाई 3 इसके प्रकार होते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मित्र, गठनात्मक जो मूल्यांकन है का प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा। इन्होंने फॉर्मेटिव बोला है, फॉर्मेटिव को हम रचनात्मक भी कहते हैं, ध्यान रखना है। ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति को मापना, ठीक है। वर्ष के अंत में मूल्यांकन, ये तो आपका योगात्मक रहेगा। अगला है केवल परीक्षा में अंक देना, जी नहीं, शिक्षण में सुधार नहीं करना, ये आपका आंसर रहेगा। इसी को कहते हैं निदानात्मक कहते हैं मित्र। और निदानात्मक के साथ साथ इसी को नाम दिया जाता है उपचारात्मक। तो निदानात्मक भी यही है और उपचारात्मक भी यही है, ये आपका आंसर रहेगा। अगला कहता है मित्रों कौन सा मूल्यांकन छात्रों को तत्काल प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक प्रदान करता है। गठनात्मक हो गया, संक्षिप्त मूल्यांकन, वाह्य मूल्यांकन, केवल मूल्यांकन, जी नहीं। जो गठनात्मक मूल्यांकन है इसी में बच्चों को प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है, रचनात्मक के अंतर ही, क्योंकि ये सतत चलता है, इसकी जो प्रक्रिया होती है ये सतत होती है, इसलिए आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका समूह चर्चा में शिक्षक की भूमिका कैसी रहती है। कहता है साहब केवल पर्यवेक्षक की, ऑब्जर्वर की, मार्गदर्शक की, चर्चा में भाग लेने वाले की, और केवल समय प्रबंधन करना। मेरे मित्रों जब भी चर्चा का आयोजन करोगे तो चर्चा में हमारा जो टीचर रहेगा उस चर्चा में टीचर की जो भूमिका रहेगी वो किस तरह की होनी चाहिए मित्रों, जल्दी से इसका जो आंसर है वो आप बताओगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है काफी अलग भी है और काफी हटके भी हमने पूछा है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है। और टीचर जो रहेगा मेरे मित्र केवल मार्गदर्शक के रूप में रहेगा, जो केवल बच्चों की मदद करेगा, बी इसका आंसर ठीक है। अगला है समूह कार्य चर्चा के दौरान समूह का जो आकार है वो कितना होना चाहिए, 2 से 3 सदस्य, जी नहीं। ये आइडियल संख्या हो सकती है, कौन सी वाली, तो जिसको नाम दिया है आपने 5 से 10। समूह चर्चा, ध्यान रखना मेरे मित्र, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है ये। जब भी समूह चर्चा का नाम आएगा
जिसको आप ग्रुप डिस्कशन भी कहते हो। ग्रुप डिस्कशन में नाम आएगा तो याद रखना पड़ेगा सर हैरी ओवर स्ट्रीट। सर हैरी ओवर ए स्ट्रीट, ये आपने कहा है। सर हैरी ओवर ए स्ट्रीट 1929, ध्यान रखना है ये। और अमेरिका आपको जरूर ध्यान रखना है मेरे मित्र, क्योंकि ये सारा जो काम है ये अमेरिका में हुआ है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट हम लौटेंगे मित्रों, समूह चर्चा में छात्रों को कौन सा कौशल विकसित करने में समस्या या होती है। तो समूह, जब आप कहोगे चर्चा में समूह छात्रों का कौन सा कौशल विकसित करने का मौका मिलता है, समस्या समाधान, नेतृत्व, टीम वर्क और उपरोक्त सभी। मित्रों डी आपका आंसर रहेगा। अगला कह रहा है कौन सी विधि अधिगम को करके सीखने पर बल देती है, संवाद विधि, प्रयोगात्मक विधि, स्मरण विधि, नोट्स विधि। मेरे दोस्त एक ध्यान रखना, ये जो आंसर है आपका ये रहेगा प्रयोगात्मक विधि, क्योंकि बच्चों को करके सीखने का जो मौका है वो इसी विधि में दिया जाता है। प्याजे के अनुसार बाल विकास के कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4 होते हैं मेरे मित्र। 4 कौन कौन से होते हैं? तो देखो भाई, पहला आपने कहा है और ये रहेगा संवेदी पेशीय अवस्था। मित्रों आपने कह दिया है, पहला है संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरा आपने कह दिया है पूर्व संक्रिया की अवस्था, ये देखो मित्रों दूसरा हो गया है। थर्ड आपने कहा है मूर्त संक्रिया की अवस्था, ये आपका दूसरा आंसर हो गया, मूर्त संक्रिया की अवस्था। और फिर थर्ड जो रहेगा इसको हमने नाम दे दिया है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो ये कुल मिलाकर देखो भाई, ये आपका आंसर रहेगा, ये हमने यहां पर दिया है। तो ये तो हो गया देखो भाई, जन्म से 2 वर्ष हो गया है, ये रहा है आपका। ये रहेगा 2 से लेकर 7 वर्ष, आपका जवाब रहेगा। ये रहेगा 7 से लेकर 11 वर्ष का आपका जवाब है। और मित्रों ये रहेगा 11 से लेकर 15 वर्ष आपने जोड़ा है। तो कुल मिलाकर संवेदी पेशीय आपका अवस्था ये वाला समय रहेगा, ये हमने यहाँ पर मेंशन किया है। और कुल मिलाकर देखो भाई, हमने डी आपको आंसर दिया है। कौन से सिद्धांत में अधिगम को परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से समझाया जाता है? परीक्षण और त्रुटि, थॉर्नडाइक जो रहेगा मेरे मित्र, इसी को तो कहा है आपने SR थ्योरी कहा है। इसी को तो कहा है आपने प्रयत्न और त्रुटि मेरे मित्रों, इसी को तो कहा है आपने प्रयत्न और त्रुटि, आपने इसी को कहा है। तो ये हो गया ना भाई, आपका प्रयत्न हो गया है और प्रयत्न के साथ में त्रुटि आपने जोड़ा है। स्किनर जो रहेगा मित्र, ये रहेगा क्रिया प्रसूत वाला रहेगा। कौन सा रहेगा? क्रिया प्रसूत वाला रहेगा। वायोगोत्स्की में मित्रों ध्यान रखना, ये तो मित्र है हमारे सामाजिक सांस्कृतिक वाले, सामाजिक और सांस्कृतिक वाले विद्वान है ये। और नेक्स्ट कहा है कोहल वर्ग नैतिक विकास वाले है, 3 अवस्थाओं का इन्होंने जिक्र किया है। तो यहां जो आंसर रहेगा वो ए हो गया है। अगला प्रश्न है मेरे मित्र, स्किनर का प्रेरक अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रोत्साहन और दंड पर। इसी को तो आपने कहा है पुनर्वलन कहा है आपने। अवलोकन और नकल, देखो भाई अवलोकन जो रहेगा बांडुरा वाला रहेगा, यहां नहीं रहेगा ये। संज्ञानात्मक विकास पियाजे वाला है ये तो। नेक्स्ट कहता है भावनात्मक विकास नहीं होगा, स्किनर का जो रहेगा वो पुनर्वलन वाला है। अगला है मेरे मित्र, प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग अधिकतर किस विषय में होता है? तो मित्रों प्रयोगात्मक का सबसे ज्यादा जो प्रयोग है ये आपके विज्ञान में रहेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला जवाब है कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित मानी जाती है? व्याख्यान हो गया है, परियोजना हो गया, पारंपरिक हो गया मित्र, ये रहेगा आपका परियोजना। परियोजना को आपने कहा है प्रोजेक्ट मेथड कहा है। कौन सा मेथड है ये? तो इसी को आपने कहा है प्रोजेक्ट मेथड। मित्रों आपने आंसर दिया है। ये कह रहा है भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो शिक्षण का अप्रत्यक्ष तरीका है मित्र, कह रहा है भाई निर्देश देना, अवलोकन करना, व्याख्यान करना और रहेगा आपका सवाल पूछना। तो अप्रत्यक्ष जो तरीका है वो अप्रत्यक्ष तरीका कौन सा रहेगा? अवलोकन, ये वाले ये प्रत्यक्ष होते हैं। और मित्रों अब हम आगे अपने लास्ट प्रश्नों की तरफ।
कह रहे बालकों में भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो अवधि होती है ये कौन सी है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो प्रश्नों के हिसाब से तो मित्रों पूर्व बाल्यावस्था बनती है, ये अलग बात है कि कई बार ये मध्य बाल्यावस्था भी आपसे पूछते हैं। क्या रहेगा? जी हाँ, मध्य बाल्यावस्था, ये वाला भी ऑप्शन देते हैं, लेकिन यहां भी आपका रहेगा, ध्यान रखिएगा ये वाली बात कि भाषा विकास के बारे में, क्योंकि अच्छा है ये, कहता है भाषा विकास के बारे में नोआम चोम्स्की का नाम जरूर आता है। किसका नाम जरूर आएगा? ध्यान रखना, नोआम चोम्स्की का नाम जरूर आएगा, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ना भाई, ये इसी ने दिया है, एलईडी जिसको आप बोलते हो, है ना भाई, जन्मजात प्रतिज्ञप्ति का सिद्धांत, इसी को आपने जवाब दिया है। जन्मजात प्रतिज्ञप्ति का जो सिद्धांत है मित्र, ये इसी के द्वारा दिया गया है, जन्मजात प्रतिज्ञप्ति का सिद्धांत। अगला जो प्रश्न है लास्ट वाला, कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर जो रहेगा मित्र, ये तो देखो भाई क्रिया प्रसूत वाला है, तो इसका तो नाम नहीं आएगा इसमें। प्याजे ने आपको दिया है संज्ञान विकास वाला, तो देखो भाई इसका भी नाम इसमें नहीं आएगा। फिर बायोगोत्स्की है, ये रहेगा देखो सामाजिक, और सामाजिक के साथ साथ आपने नाम जोड़ा है सामाजिक सांस्कृतिक वाला हो गया है, और सामाजिक सांस्कृतिक ये हो गया है। कोहल वर्ग में जो नाम आएगा आपका, ये नाम रहेगा आपका नैतिक विकास वाला रहेगा। तो कुल मिलाकर संज्ञानात्मक विकास में किसका नाम आएगा? जीन पियाजे का नाम आएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो नाम रहेगा वो जेरोम ब्रूनर का नाम भी आएगा। तो कुल मिलाकर भाई ये सारे जो जवाब है ये आपको ध्यान रखना है, तो आपका जो आंसर है बी रहेगा। मित्रों अब आपका जो एग्जाम है कल है आपका, आपको बेस्ट ऑफ लक। बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट होगा आप तुरंत मुझे मैसेज करके बताओगे कि आपका पेपर कैसा रहा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी आप ये मुझे बताओगे कि आपने जो पेपर अटेंड किया है वो पेपर में जितने प्रश्न आपको याद रहते हैं वो आप मुझे मैसेज तुरंत करके बताओगे कि सर हमें ये प्रश्न याद है, ये हमें मालूम है। एक एक प्रश्न आप सभी याद करके लाओगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक एक जो प्रश्न है वो आप सभी याद करके लाओगे, और जब याद करके लाओगे तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, जिस व्हाट्सअप नंबर पर आपको ये मैसेज करने हैं। मैं जल्दी से ध्यान रखिएगा, ये व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप लोगों को मैसेज करके बताना है कि भाई आपका जो प्रश्न है ये कैसा रहा है। तो ये एक व्हाट्सअप नंबर है दोस्त, जहां पर आप लोगों को, जी हाँ याद रखना, ये व्हाट्सअप नंबर रहेगा जिस पर आपको मैसेज करना है, ये रहेगा आपका, जी हाँ ध्यान रखना, 96625656 और 5, ये आपका रहेगा। और यदि ये नहीं भी मिलता है मेरे मित्रों तो ध्यान रखना दूसरा नंबर है ये वाला, जिस पर आपको व्हाट्सअप करना है ओनली 98878053, और 53 के बाद में 93, पेपर होने के बाद में क्वेश्चंस सेंड करने, ध्यान रखना प्रश्न सेंड करने हैं मित्र, ये ध्यान रखना आपको। जैसे ही आपके प्रश्न हो जाए, पेपर हो जाए, पेपर होने के बाद में तुरंत जितने प्रश्न आपको याद रहते हैं वो आप मैसेज करके भेजोगे, ताकि तुरंत मैं आपको उनके सॉल्यूशन करवा सकूं, आंसर बता सकूं। एक एक प्रश्न आप सबको भेजना है, ऑप्शन यदि याद रहता है वेल एंड गुड, नहीं रहता तो कोई देख लेना, मैसेज करना व्हाट्सएप पर टाइप करके तुरंत भेज देना, ताकि मालूम चल सके आप मुझे कितना आपका पेपर और कैसा रहा है। अभी वक्त आ गया है इजाजत लेने का, धन्यवाद, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।